साल था 1857। भारतीय इतिहास का वो साल जब एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग भड़काई जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला दी। ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी, नहीं, ये आज़ादी की वो पहली बड़ी ज्वाला थी जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। तो चलिए आज समझते हैं उस महाविद्रोह की कहानी को। मारो फिरंगी को। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वो युद्ध घोष था जो 1857 की गर्मियों में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर गली, हर छावनी में गूंज रहा था। एक ऐसा नारा जिसमें 100 साल का दबा हुआ गुस्सा, बेइज्जती और आज़ादी की एक जबरदस्त तड़प शामिल थी। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। 10 मई 1857 यकीनन ऐसी ही एक तारीख थी और जगह थी मेरठ छावनी। यहीं से एक स्थानीय मानी जाने वाली बगावत ने वो आग जलाई जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है मेरठ की एक छावनी से, जहां समझिए कि बारूद का ढेर तो पहले से तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। तो विद्रोह की वो चिंगारी थी एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। और इसकी खासियत ये थी कि इसे लोड करने के लिए कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। बस सारी समस्या यहीं से शुरू हुई। एक अफवाह आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है। अब यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों ने अपने अपने धर्म पर एक सोचा समझा हमला माना। इसके बाद मेरठ में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 9 मई को जिन 85 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया था, उन्हें सरेआम बेइज्जत करके जेल में डाल दिया गया। उनकी वर्दियां फाड़ी गईं, उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया। ये जिल्लत उनके बाकी साथी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अगले ही दिन 10 मई की शाम को विद्रोह भड़क उठा। सिपाहियों ने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को आज़ाद कराया, अंग्रेज अफसरों को मार गिराया और उनका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली चलो। लेकिन देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये विद्रोह सिर्फ उन चर्बी वाले कारतूसों की वजह से नहीं हुआ, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था, मतलब 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से ही। ये वो गहरी वजहें थीं जिन्होंने समाज के हर तबके में गुस्सा भर दिया था। राजा और नवाब अपनी रियासतें और इज्जत खो रहे थे, किसान भारी टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे और सिपाहियों को लगता था कि उनके धर्म और सम्मान दोनों पर हमला हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में पूरा देश एक घुटन महसूस कर रहा था। यह गुस्सा सिर्फ हवा में नहीं था, बल्कि कंपनी की ठोस नीतियों पर टिका था, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति की भेंट चढ़ी। जरा अवध का केस देखिए, जो विद्रोह का एक बहुत बड़ा सेंटर था। विलय से ठीक पहले वहां के जो ताकतवर जमींदार थे, यानी तालुकदार, उनके पास 67% जमीन थी और महज 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने यह आंकड़ा घटाकर 38% कर दिया। सोचिए, रातों रात इन ताकतवर लोगों से उनकी जमीन और इज्जत दोनों छीन ली गई। जाहिर है वो विद्रोह के लिए तैयार थे। ये शब्द उस दौर के एक सैनिक सीताराम पांडे के हैं, जो खुद अंग्रेजों के वफादार थे। मतलब वो भी ये मान रहे थे कि विद्रोह के लिए एक संगठित कोशिश चल रही थी। लोगों का गुस्सा इतना गहरा था कि नवाबों और बादशाह के एजेंट बड़ी आसानी से सिपाहियों को बगावत के लिए तैयार कर पा रहे थे। और जैसे ही मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, इस विद्रोह को एक पहचान, एक वैधता मिल गई। अब यह सिर्फ कुछ सिपाहियों का हंगामा नहीं था, यह मुगल बादशाह के नाम पर एक जंग बन गया था। और फिर तो यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। विद्रोह की आग जैसे जैसे फैली, देश के अलग अलग कोनों से कई बड़े नाम सामने आए। दिल्ली में जनरल बख्त खान ने असली कमान संभाली, तो कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। और जब हम इन नायकों की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र सबसे पहले आता है। उनकी हिम्मत, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर लड़ना और उनका वो संकल्प कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे ताकतवर तस्वीरों में से एक है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि विद्रोही आखिर चाहते क्या थे? क्या सिर्फ अंग्रेजों को भगाना ही मकसद था? नहीं, उनके पास भविष्य का एक खाका भी था।
वो एक ऐसी व्यवस्था वापस लाना चाहते थे जो अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में मौजूद थी। इसका एक बहुत साफ जवाब हमें मिलता है अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा में। ये एक तरह का मैनिफेस्टो था। इसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादा था। जमींदारों को उनकी जमीनें वापस देने का वादा, व्यापारियों को कारोबार में मदद का वादा और पंडितों फकीरों को उनके धर्म की रक्षा का वचन। और इस पूरे विद्रोह की शायद सबसे बड़ी और सबसे असाधारण बात थी हिंदू मुस्लिम एकता। बहादुर शाह जफर के नाम से जो भी घोषणाएं जारी होती थीं, उनमें महावीर और मोहम्मद दोनों का जिक्र होता था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने की जी जान से कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। ये शायद भारतीय इतिहास में सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे महान पलों में से एक था। लेकिन जैसे जैसे विद्रोह की आग फैली, अंग्रेजों का पलटवार भी उतना ही भयानक और क्रूर होता गया। ये सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, ये बदला लेना था। साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी की। मई और जून 1857 में कई नए कानून पास किए गए। पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब किसी भी अंग्रेज को, चाहे वो अफसर हो या आम नागरिक, किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाने और उसे मौत की सजा देने का हक मिल गया था। कानून और इंसाफ को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। विद्रोह का दिल थी दिल्ली। उसे वापस जीतना अंग्रेजों के लिए सबसे जरूरी था। कई महीनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद 20 सितंबर 1857 को उन्होंने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ये सजा देना नहीं था, ये आतंक का एक नंगा नाच था। विद्रोहियों को पकड़कर सरेआम फांसी पर लटकाया जाता या फिर तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता। मकसद सिर्फ एक था, लोगों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। 1859 आते आते विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। भारत की जमीन तो वही थी, लेकिन देश हमेशा के लिए बदल चुका था। इस विद्रोह की हार ने असल में एक नए युग की शुरुआत की। सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन था। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय कहलाने लगा, जो रानी का सीधा प्रतिनिधि होता था। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए, जैसे कि अब किसी भी भारतीय रियासत को ब्रिटिश राज में नहीं मिलाया जाएगा और भारतीयों के धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक बहुत खतरनाक नीति की भी शुरुआत हुई, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या 1857 का विद्रोह पूरी तरह नाकाम रहा? हाँ, अगर सैनिक नजरिए से देखें तो ये हार गया, लेकिन इसने पहली बार पूरे भारत में एक साझा पहचान और एक साझा दुश्मन की भावना पैदा की। इसने राष्ट्रवाद के वो बीज बो दिए जिनसे ठीक 90 साल बाद आजादी का पेड़ उगा। शायद ये वो हार थी जिसमें आने वाली जीत छिपी